Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 15th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 15 सितंबर 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बेरिंग सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। इस आर्टिकल में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया है, ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल ये है नहीं। तो क्या हुआ है, कल अलीगढ़ में एक फंक्शन था, तो उस फंक्शन के दौरान यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ों की नींव रखी है, जैसे कि एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसकी नींव रखी गई। साथ ही साथ एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और उस स्टेट यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो एक फ्रीडम फाइटर के ऊपर रखा गया है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर नींव रखा गया है। तो साथ ही साथ यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्राइब करा कि जो ये उत्तर प्रदेश है वो आने वाले टाइम पर एक फ्यूचर हब होने वाला है डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, साथ ही साथ एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश को काफ़ी हद तक प्रेज़ किया गया। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि जो इंडिया है वो काफ़ी तेज़ी से एक तरीके से ग्रो कर रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर, खासकर जो डिफेंस प्रोडक्ट है उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, ये स्टेटमेंट देखने को मिला। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो सरकार है वो यहाँ पर पूरी तरह से जो छोटे हमारे फार्मर्स भाई हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका पूरी तरह से साथ देगी, उनके साथ यहाँ पर खड़ी हुई है, ऐसा यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये दिया गया। साथ ही साथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने बोला कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ अमाउंट पे कर रही है केन फार्मर्स को, जो शुगर केन वाले फार्मर्स हैं उनको ये पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि जो इससे पहले वाली गवर्नमेंट हुआ करती थी वो इतना अमाउंट प्रोवाइड नहीं करवाती थी। ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई जो कि हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसके बारे में आप सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड करके इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। तो अभी हमने देखा था जो यूएस के क्लाइमेट एनवॉय हैं जॉन कैरी जी, अब ये इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर आकर इंडिया के साथ बहुत कुछ डिस्कशन हुआ है। इंडिया और यूएस से मिलकर क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी कुछ यहाँ पर आगे वर्क करने वाले हैं। तो इस आर्टिकल को आगे एडिटोरियल में कवर किया गया है। ठीक है, तो हम लोग एडिटोरियल में इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स, इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन किया गया, सब चीज़ें। तो यहाँ पर इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ओके, तो आगे हम लोग एडिटोरियल वाले सेक्शन पर इसको हम लोग डिटेल में कवर करने वाला है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह आर्टिकल आपका यूपीएससी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर चर्चा हो रही है, इंडिया और जो यूके है वो दोनों यहाँ पर अपना व्यापार को स्टार्ट करेंगे। कब से? 1 नवंबर से दोनों का व्यापार जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये कब से शुरू हो रहा है? 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट ये जो फ्री ट्रेड शुरू हो रहा है, यहाँ पर आप कह सकते हो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी एक तरीके से रखा जाएगा। जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है उसको कंप्लीट किया जाने वाला है मार्च 2022 तक। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। हाँ बिल्कुल, देखो एक चीज़ यहाँ पर यह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरा है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। ये क्या चीज़ें हैं, ये टर्म्स हम लोग समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इस आर्टिकल को आप लोग अच्छे से कैप्चर कर पाओगे। तो ये जो टर्म्स हैं ये आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है और इकोनॉमी आपका जीएस पेपर 3 के अंदर आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये दोनों कंट्रीज इंडिया और यूके क्या करने वाले हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है इनका 1 नवंबर से यहाँ पर वर्किंग में आएगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? व्यापार करना दोनों कंट्रीज के बीच में। अब जो वो व्यापार है उसमें यहाँ पर जो भी एक तरीके से गवर्नमेंट टैरिफ लगते हैं, कोटा, सब्सिडीज, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर रिलीफ देना, उसके अंदर छूट देना या फिर बहुत कम लगाना,
जो टैरिफ वगैरह लगता है, क्योंकि होता क्या है जब टैरिफ वगैरह लगा दिया जाता है तो फिर वो गुड्स जाके दूसरी कंट्रीज़ में महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या होता है, रिलेशंस काफ़ी हद तक खराब होते हुए नजर आते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि छूट दी जाती है, लिटिल या फिर नो, मतलब कि थोड़ा बहुत या फिर बिल्कुल भी नहीं, टैरिफ्स वगैरह नहीं लगाए जाते हैं, कोटाज हो गए, सब्सिडीज़ हो गए। तो ये सब चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, मतलब जो व्यापार है वो फ्रीली होता रहे, कोई उसके ऊपर ड्यूटीज चार्जेस वगैरह ना लगाए जाएं। ओके, जो ये बेनिफिट्स हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, ये सबसे पहली बार कहाँ पर मेंशन थे, तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक टैक्सेशन पब्लिश किया गया था एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है डेविड रिकार्डो। तो 1817 में सबसे पहली बार ये टर्म्स देखे गए थे, तो इसके बारे में आप एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। साथ ही साथ जो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट है, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो आज के टाइम तक इंडिया के लगभग 42 ट्रेड एग्रीमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, उसके बाद एक हमने डिस्कशन किया था अर्ली हार्वेस्ट डील के बारे में, या फिर ये अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट क्या होता है। देखो, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जहां पर क्या होता है, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है ना, वो अपने टैरिफ बैरियर्स को कम कर देते हैं। टैरिफ बैरियर्स को हटाया नहीं जाता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर टैरिफ वगैरह लगे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या है, टैरिफ को थोड़ा सा या फिर हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्ली हार्वेस्ट डील के अंदर टैरिफ को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, और साथ ही साथ लिमिटेड गुड्स के ऊपर ही रिड्यूस किया जाता है। जो भी मतलब कि प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर यहाँ पर रिड्यूस करने लायक है, उसके ऊपर कम किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो ट्रेड है, व्यापार है, वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में प्रमोट होता हुआ नजर आएगा, आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, टैरिफ बैरियर क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या है। तो जो टैरिफ बैरियर है उसको हम लोग टैक्स या ड्यूटीज़ बोलते हैं, जो कि इम्पोज करी जाती हैं गुड्स के ऊपर लगाई जाती हैं। जब भी कोई गुड्स यहाँ पर ट्रेड किया जाता है किसी कंट्री से या किसी कंट्री के अंदर, तो उसके ऊपर ये ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जो है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगाया जाता, कोई कोटा नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, जो व्यापार है बिल्कुल फ्रीली चलता है। उसके बाद यहाँ पर जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है, वहाँ पर जो टैक्स बैरियर्स हो गए, इनको रिड्यूस कर दिया जाता है लिमिटेड गुड्स के ऊपर। कुछ यहाँ पर गुड्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर कम कर दिया जाता है। ओके, नाउ यहाँ पर ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोग को ध्यान रखनी है अपने इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो ध्यान रखना, जो ये अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है वो हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसी से ही निकल कर आता है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाली है। नाउ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। अभी देखो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है म्यू वेरिएंट के बारे में। एक कोविड का एक और वेरिएंट देखने को मिला, म्यू वेरिएंट देखने को मिला, दूसरा C.1.2 करके एक वेरिएंट देखने को मिला। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया जो ये कोरोना वायरस वेरिएंट हैं, जो कि ये दोनों वेरिएंट हैं, वो इंडिया के अंदर डिटेक्ट नहीं किए गए हैं। ऐसा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, किसके द्वारा, इनसैकॉग के द्वारा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया रखना है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं ये म्यू वेरिएंट क्या है या फिर C.1.2 वेरिएंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो देखो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी अभी हाल ही में म्यू वेरिएंट के बारे में, हमने डिस्कशन भी किया था। 30 अगस्त की बात है, जो WHO है उसने यहाँ पर एक तरीके से इसको लिस्ट डाउन किया। जो म्यू वेरिएंट है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर डाला गया था। ये एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और आपको मालूम होगा जितने भी ये वेरिएंट्स हैं उसके अंदर दो कैटेगरीज को बांटा गया है, एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये एग्जैक्टली दोनों, इंटरेस्ट और कंसर्न। तो सबसे पहले हम कवरिंग करेंगे म्यू वेरिएंट के बारे में। तो ये क्या है, ये आर्टिकल आपका GS पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक टॉपिक आता है रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आप लोग इसको लिंक कर सकते हो अपने सिलेबस से। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने यहाँ पे क्लासीफाई किया कि एक और वेरिएंट है B.1.621, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर यहाँ पे दर्जा दिया और इसको म्यू वेरिएंट बोला गया, ठीक है। अभी हमारे पास जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी 4 वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है, दोनों मैं आपको बताऊंगा, अभी रुक जाओ। पहले हम लोग समझते हैं जो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट्स पहले से देखने को मिलेंगे। एक है एटा, आयोटा, कप्पा और लाम्डा, ये 4 वेरिएंट हमारे पास पहले से ही हैं। एक और वेरिएंट देखने को मिला, वो है म्यू वेरिएंट, ठीक है। म्यू वेरिएंट सबसे पहली बार कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिला, तो वो कोलंबिया के अंदर देखने को मिला था जनवरी 2021 के अंदर। अभी तक लगभग 39 कंट्रीज़ के अंदर ये म्यू वेरिएंट पाया गया है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। साथ ही साथ ये जो म्यू वेरिएंट है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अब ये जो म्यू वेरिएंट है इसको लेकर देखो एक चिंता वाली बात क्या है, ये एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को क्लासीफाई किया गया है देखो कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। आप समझ गए होंगे कंसर्न मतलब ऐसा वेरिएंट जिसको लेकर चिंता वाली बात है, जैसे कि आज के टाइम पर जो डेल्टा वेरिएंट है
वो बहुत खतरनाक है, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो डेल्टा वेरिएंट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है। मतलब ये ट्रांसमिट भी बहुत तेज़ी से होता है और इन्फेक्शन भी इसका बहुत तगड़ा है, प्लस वैक्सीन अच्छे से काम नहीं कर रही है इसके ऊपर। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न खतरनाक है, लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इतना खतरनाक नहीं होता, ठीक है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इतना खतरनाक नहीं होता, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आज के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी है, इसके अंदर आप ऑलरेडी देख पाओगे कौन कौन से जो है यहाँ पे वेरिएंट्स आते हैं। एक है अल्फा वेरिएंट, ये यूके के अंदर डिस्कवर किया गया था। एक है बीटा वेरिएंट, ये साउथ अफ्रीका के अंदर डिस्कवर किया गया था। एक है गामा वेरिएंट, ये ब्राज़ील के अंदर डिस्कवर किया गया था। और एक डेल्टा वेरिएंट, ये इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था, जिसका साइंटिफिक नेम है B.1.61.72, ठीक है, करके यहाँ पर एक वेरिएंट का नाम था। अब यहाँ पर ये सब क्या है? ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, मतलब इनको लेकर चिंता वाली बात है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं और भी बुरा हाल कर सकते हैं और भी मतलब इफेक्ट कर सकते हैं। उसी तरफ जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। थीटा, आयोटा, कप्पा, एटा, जेटा, एप्सिलॉन, ये सारे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे ये डिस्कवर करे गए थे। अभी इसके अंदर एक म्यू वेरिएंट को ऐड किया गया है कि म्यू वेरिएंट भी एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। हालांकि अब क्या रिपोर्ट आ रही है? रिपोर्ट ये आ रही है कि इंडिया के अंदर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वाला ये जो वेरिएंट है, म्यू वेरिएंट, ये नहीं डिटेक्ट किया गया है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया इस रिपोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले कर सकती हैं। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर देखो बात हो रही है जो फ्यूल प्राइसेस हैं, उसमें हम लोगों ने फ्यूल प्राइसेस की वजह से क्या देखा, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर जो इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं? इन्फ्लेशन जो महंगाई होती है उसको दो तरीके से मेजर किया जाता है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, CPI और WPI। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, अगस्त का डेटा आया है हमारे पास। अगस्त के महीने के डेटा के अंदर पता ये चला जो फ्यूल प्राइसेस है उसकी वजह से WPI इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है कितना? 11.39% से अगस्त के अंदर, ठीक है। और इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ महीनों से, तो मतलब ये कम ही है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो अगस्त से पहले जो है मई के महीने में, ठीक है, मई के महीने में कितना था? ये 13.11% था। जुलाई के महीने में 11.16% था। अगर हम लोग इस बार बात करें अगस्त के महीने में, जो ये ओवरऑल होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है वो एक तरीके से 1.04% से इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया। मतलब महंगाई थोड़ी सी हम लोग को देखने को मिली है, इसको लेकर यहाँ पर आर्टिकल है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो रमेश सिंह हो, चाहे वो संजीव वर्मा हो, कोई सी भी किताब हो, उसके अंदर आपको ये टर्म्स देखने को मिलेंगी। जैसे अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ा था, अर्ली हार्वेस्ट पैक्ट पढ़ा था, ये सारी टर्म्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इन्फ्लेशन का मतलब सभी लोगों को मालूम है। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब महंगाई बढ़ना, ठीक है। महंगाई होना उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जो भी गुड्स एंड सर्विस है उनके प्राइस को इंक्रीज, जैसे यहाँ पर उनके जो प्राइस है वो इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे तो वो महंगाई कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये है इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, तो इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है दो तरीके से। एक होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो अब ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, यहाँ पर क्या मेजर किया जाता है? यहाँ पर उन प्राइसेस को मेजर किया जाता है जो कि होलसेल लेवल पर, जो थोक का सामान मिलता है, ठीक है, जो थोक के लेवल पर यहाँ पे सामान देखने को मिल रहा है, उनके प्राइसेस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मेजर किया जाता है WPI के अंदर। और जो CPI होता है वहाँ पर क्या किया जाता है? जो कमोडिटीज़ है, जो कि कंज्यूमर जाकर खरीद रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फूड हो गया, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ हो गई। तो ये किसके अंदर आया? CPI के अंदर। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। तो ये जो CPI है उसके जब जो भी यहाँ पर कमोडिटीज़ वगैरह होंगी उनके प्राइस के अंदर जब चेंजेस होंगे, उनके प्राइस के अंदर जब उतार चढ़ाव होगा तो उसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो आता है CPI के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तरीके से WPI इन्फ्लेशन होता है, दूसरा होता है CPI इन्फ्लेशन। उसके बाद मेन कारण क्या होता है इन्फ्लेशन के? देखो बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। देखो डिमांड किसी प्रोडक्ट की काफ़ी बढ़ जाती है और क्या होता है उसकी सप्लाई कमी रहती है, प्रोडक्शन उसका कम हो रहा है, डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है दाम भी बढ़ा देंगे उसका, ऐसा देखने को मिलता है। साथ ही साथ कभी कभी पैसा बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी देखने को मिल जाता है अपनी इकोनॉमी के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, जो मनी है वो अपनी परचेसिंग पावर को खो देता है। इसका मतलब क्या है? जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो लोग ज़्यादा पैसा खर्चेंगे,
ठीक है, ज़्यादा पैसा खर्चेंगे तो क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है कि देखो जो प्रोडक्शन प्राइस है, कभी कभी यहाँ पर क्या होता है उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। मान लो किसी प्रोडक्ट का जो ये प्रोडक्शन ये हो रहा था पहले 5 रुपये का, अब हो रहा है ये 6 रुपये का, तो ऑब्वियस सी बात है जब प्रोडक्शन के अंदर प्राइस बढ़ चुका है तो ये जो मार्केट में प्रोडक्ट उतर के आएगा तो उसका प्राइस भी इंक्रीज़ होता हुआ भी नजर आएगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि देखो जैसे जैसे मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, लेबरर्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, अपने कंपनी से डिमांड करते हैं कि हमारी कॉस्ट, जो हमारी मजदूरी है, हमारी सैलरी है, उसको इंक्रीज़ करो ताकि हम लोग अपना मेंटेन कर सकें, इन्फ्लेशन से लड़ सकें। तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर ये इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कुछ कारण है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अभी हम लोगों ने यहाँ पर WPI इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, नाउ जो ये इन्फ्लेशन है, जो ये महंगाई है, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर भी इंक्रीज होती हुई यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। तो उसके बारे में बताया गया जो WPI सेक्टर है, यहाँ पे CPI की बात नहीं हो रही है, ये WPI सेक्टर है ना, इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर तेजी देखने को मिली है फ्यूल प्राइसेस की वजह से या फिर इन सब चीज़ों की वजह से। ओके, बाकी आप लोग यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, आई होप। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो विजिट करने वाले हैं US में, और ये विजिट करेंगे क्वाड की समिट के लिए, साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके लिए अगले सप्ताह में विजिट होने वाली है। इसका क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे, हमें वो पता चलेगा। तो आप देख पाओगे 24 सितंबर को यहाँ पर ये विजिट होगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे क्वाड लीडर समिट के अंदर। क्वाड ग्रुप क्या है, क्वाड ग्रुप के अंदर 4 कंट्रीज़ है, कौन कौन सी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, इनके बीच में समिट होगा। वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि जब ये समिट खत्म हो जाएगा उसके बाद ये ट्रैवल करेंगे न्यूयॉर्क के अंदर। वहाँ पर जाकर जो 76th सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो उसको अटेंड करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्वाड की मीटिंग है, यहाँ पे ये बोला गया कि ये सारे मेंबर्स तो आएंगे, और ये पहली ऐसी मीटिंग होने वाली है जो कि व्हाइट हाउस के अंदर यहाँ पर ये मीटिंग देखने को मिलेगी। ओके, चारों लीडर्स के बीच में। उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन होगा वैक्सीन इनिशिएटिव को लेकर, वैक्सीन को लेकर यहाँ पे चर्चा होने वाली है, वैक्सीन के प्रोडक्शन के ऊपर, कोविड को लेकर चर्चा होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया इंडो पैसिफिक वाले रीजन को लेकर चर्चा होने वाली है। इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर जो चाइना का एग्रेशन देखने को मिलता है उसको लेकर चर्चा होने वाली है कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन को हम लोग कैसे ओपन और फ्री बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद क्या चर्चा होने वाली है, तो यहाँ पर बात करेंगे कनेक्टिविटी के ऊपर, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर इस पूरे के पूरे समिट के अंदर, इस मीटिंग के अंदर कवर करवाने जाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मीटिंग होगी उसके बाद डिटेल में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे कि अभी हाल ही में हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग देखी, इंडिया US की मीटिंग देखी, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो जैसे जैसे मीटिंग हो जाती है उसके बाद हमारे पास और ज़्यादा अच्छे से और करेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, सब एडिटोरियल पर मैं डिस्कस करूँगा। ये दोनों ही आर्टिकल आए हैं, इंडिया और US के बारे में भी और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी, तो दोनों एडिटोरियल पर हम लोग इनको कवर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर चाइना एक मेन फैक्टर होने वाला है। जैसे मैंने बताया इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर चाइना का जो एग्रेशन होता है उसको टैकल किया जाएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर फोकस किया जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि हो सकता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेपरेटली मीटिंग करें जो बाइडन के साथ भी। तो ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक स्पेकुलेशन यहाँ पर बस किया जा रहा है इसको लेकर। ये यहाँ पर कंप्लीट आर्टिकल है। अब यहाँ पे क्या है ना, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोग ऑब्वियसली बात है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स मेंस, और जैसे कि यहाँ पर जो ये आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हो इस चैनल का, यहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 2-3 चीज़ों की। जैसे यहाँ पे क्वाड इंपॉर्टेंट हो गया, UNGA इंपॉर्टेंट हो गया, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्वाड क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये एक तरीके से आर्टिकल आपका GS पेपर 2 बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, जैसे कि हम लोगों ने देखा। इसके अंदर 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वो है इंडिया, US और उसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 कंट्रीज़ का मेन फोकस यहाँ पे रहा चाइना के ऊपर। और चाइना जो है क्वाड को NATO बोलता है कि यहाँ पर ये जो क्वाड ग्रुप है कहीं ना कहीं चाइना को ही टैकल करने के लिए बनाया गया है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा आपको रियल में भी देखने को मिल जाएगा। तो क्या होता है ना कि देखो जो क्वाड ग्रुप है इसका इवॉल्वमेंट बहुत पहले की शुरुआत हो चुकी है। जो ग्रुप है ना, इसने जो अपनी जो एक तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक विजन है ये 14 साल पहले ही शुरू करा था। दिसंबर 2012 का ये समय था जो शिंजो एबे थे, उन्होंने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है लाया
कि क्योंकि उस समय क्या होता था, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो शिंजो एबे थे, आज के टाइम पर दूसरे हैं। तो शिंजो एबे साहब यहाँ पर एक तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर आए थे क्वाड ग्रुप का, कि एक ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जो कि चाइना को टैकल करेगा, प्लस जो है इंडो पैसिफिक वाले रीजन को फ्री बनाएगा, किसी का वहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया, धीरे धीरे यहाँ पर पहले यहाँ पर दो कंट्री के बीच में ये एक तरीके से ये ग्रुप परफॉर्म हुआ। उसके बाद आगे आगे यहाँ पर आकर सारी कंट्रीज़ जो है आराम से यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, मतलब चारों कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो क्वाड ग्रुप है, इन चारों कंट्रीज़ के बीच में एक अभ्यास भी होता है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। तो आपको ध्यान रखना है, मालाबार एक्सरसाइज के अंदर भी चारों कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और ये एक्सरसाइज भी, ये अभ्यास भी इसीलिए चलाया जाता है ताकि इंडो पैसिफिक वाले रीजन को एक तरीके से ओपन और फ्री बनाया जा सके। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर एक और टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यूएनजीए क्या है? देखो यूएनजीए कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और उसके बाद आप कह सकते हो जो जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो सब रिप्रेजेंट करे जाते हैं यूएनजीए के अंदर। लगभग 193 मेंबर कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, यूएन मेंबर कंट्रीज़, और वो सब आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर देखने को मिलेंगी। जो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसकी मीटिंग होती है हर साल, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, वहीं पर इसकी मीटिंग होगी। ठीक है, जनरली मंथ ऑफ सितंबर में होती है, पिछले साल भी सितंबर के महीने में ये मीटिंग हुई थी, और इस बार भी सितंबर के महीने में मीटिंग आपको देखने को मिलेगी। जो यूएनजीए है, यह हेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, एक तरीके से कोई प्रेसिडेंट होता है यहाँ पर, हेड करता है उसको, एक साल के लिए यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है, अलग अलग रोटेशन आता रहता है। उसके बाद आप कह सकते हो कि इसको जो यूएनजीए, इसको कभी कभी हम लोग पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया गया है, देखो ये जो यूएनजीए है, ठीक है, यहाँ पे जो भी एक तरीके से डिसीजन वगैरह है वो सब लिया जाता है वोटिंग के थ्रू। एक सिंपल मेजोरिटी वोटिंग होती है। ठीक है, जब भी कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तो वहाँ पर एक तरीके से 2/3 मेजोरिटी वोटिंग भी देखने को मिलती है। तो हर एक मेंबर यहाँ पर वोट वगैरह करता है, हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। और जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है, उस प्रकार की यहाँ पर कोई वीटो पावर वगैरह नज़र नहीं आती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। तो यह ध्यान रखना, ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस भी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा आर्टिकल और ये देखने को मिलेगा, एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया है फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इन्होंने ट्यूसडे में बोला कि देखो बहुत सारा जो प्रोटेस्ट चला है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट आई है बहुत सारी, किस चीज़ को लेकर, कि यहाँ पर रोड ब्लॉक्स हैं या इन सब चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तरीके से स्टेट करा है कि देखो बहुत सारी इनके पास कंप्लेंट्स यहाँ पर इन्होंने रिसीव करी है कि फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। जो कंप्यूटर होते हैं, मतलब इधर से उधर जाने वाले लोग होते हैं, उनको परेशानियाँ हो रही हैं, और बहुत सारे जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनको बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक कंजेशन, काफ़ी हद तक भीड़ भड़का देखने को मिल रहा है रोड के ऊपर। ये सब कंप्लेंट आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एनएचआरसी ने ये यहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर। और तो यहाँ पर अब एनएचआरसी ने एक तरीके से नोटिस जारी किया कि देखो इसके ऊपर अब एक्शन लेना चाहिए। अब क्या है ना, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे एग्जाम के लिए, कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, क्या ये इसमें यूज़ कर सकते हो, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, या फिर आप कह सकते हो जो ये एनएचआरसी है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो एनएचआरसी अभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनएचआरसी क्या है, हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2, और जीएस पेपर 2 के अंदर आपका एक टॉपिक आता है स्टैट्यूटरी बॉडीज़, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अगर हम बात करें, जो एनएचआरसी है इंडिया की एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, जो एक तरीके से एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश करा गया। इसका अमेंडमेंट हुआ 2006 में। उसके बाद यहाँ पर वापस अमेंडमेंट हुआ है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कब कब यहाँ पर एनएचआरसी के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। एनएचआरसी ने लगभग आप कह सकते हो अपनी अभी सिल्वर जुबली 25 साल सेलिब्रेट किए रहे, क्योंकि एनएचआरसी काफ़ी पुरानी बॉडी हो चुकी है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है जो मानव के राइट्स हैं, ठीक है, जैसे कि राइट्स रिलेटेड टू राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, ये सारे जो राइट्स हैं ह्यूमंस के, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और यूएन डेफिनेशन के अंदर भी ये सारे राइट्स प्रॉपर्ली डिफाइन करे गए कि मानव के पास बहुत सारे अधिकार हैं। ठीक है, और उन सारे अधिकारों के खिलाफ यहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, उनको उनके अधिकार के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यहाँ पे एक चेयरमैन होते हैं, 7 और मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो जो ये चेयर पर्सन होते हैं, ये एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हो कि जो ये चेयर पर्सन होता है वो कौन होता है। साथ ही साथ इस चेयर पर्सन को कौन अपॉइंट करता है, क्वेश्चन बन सकता है। एनएचआरसी के चेयर पर्सन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट हमारे, और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं 6 मेंबर की कमेटी।
6 मेंबर की कमेटी के अंदर कौन कौन होता है, तो वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन होम मिनिस्टर। तो यहाँ पर इन सब लोगों के थ्रू यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो एनएचआरसी के चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। आप कह सकते हो यहाँ पर जो एक तरीके से टर्म और रिमूवल है, लगभग एनएचआरसी के जो मेंबर्स हैं उनका टर्म कितना होता है, तो 3 साल का ये टर्म होता है और लगभग 70 ईयर्स तक की जो ये एज है, ये मैक्सिमम एज है। ठीक है, 3 साल तक यहाँ पर ये सर्व कर सकते हैं और प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल देख रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी अ फ्रेंड ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस करके यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है। देखोगे क्या हुआ है, अभी हमने लगभग 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह देखा और हिंदी दिवस ही मनाया गया एग्जैक्टली। तो हिंदी दिवस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस आर्टिकल में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हिंदी दिवस। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 इंडियन लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अंदर। अब ये नेशनल हिंदी डे, जो ये हिंदी है ये आपको देखने को मिलेगा देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है और इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट कब किया गया था, 14 सितंबर 1949 में। तो इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि काका कलेकार और मैथिली शरण गुप्ता, और भी बहुत सारे यहाँ पे हजारी प्रसाद जी हो गए, और भी बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है हिंदी के अंदर और उसके एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में। और हिंदी के अलावा अगर हम बात करें, इंग्लिश भी एक दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो सब हमारे मेंशन्ड है आर्टिकल 343 संविधान के अंदर। ओके, जो हिंदी है वो एक 8वें शेड्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 351 यहाँ पे पर्टेन करता है कि जो डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज करके यहाँ पर आर्टिकल 351 यहाँ पर ये हमें प्रोडक्शन देता है। उसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे, एक तरीके से अभी हमने देखा कि जो हमारा हिंदी दिवस डे है, भारत के अंदर हिंदी दिवस डे मनाया जाता है। जो नेशनल हिंदी डे है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, प्लस यहाँ पर दुनिया में भी हिंदी डे मनाया जाता है। जो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है वो कब है, वो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये दिन है यहाँ पर ये एक तरीके से ये कमेमोरेट करता है, सपोर्ट करता है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ था, जो पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर के अंदर, और जो पहला हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था नागपुर के अंदर वो हुआ था 10 जनवरी 1975 में। इसी वजह से यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। इसको सेलिब्रेट किया गया था 2006 में, हमारे जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके थ्रू यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। और हम जो है हमेशा से ही फोकस कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज को दुनिया भर में प्रमोट करने की, और पहले भी करी गई है। आज के टाइम पर एक वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, वर्ल्ड हिंदी जो कि दुनिया भर में जानी जाती है, वो जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया गया था मॉरिशस में 2018 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, देखो जो ये हिंदी है ना, इसका नाम आया है पर्शियन वर्ड हिंद से, जिसका नाम था लैंड ऑफ द इंडस रिवर, जिसका मतलब है, तो जो टर्किश इन्वेडर से अर्ली 11वीं सेंचुरी की बात है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये लैंग्वेज ऑफ द रीजन हिंदी हुआ करता था, यहाँ पर इसको नेम दिया इन्होंने। और एक तरीके से जो नाम है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया। तो जो टर्किश इन्वेडर थे 11वीं सेंचुरी के टाइम पर, इन्होंने यहाँ पर नेम दिया लैंग्वेज ऑफ द रीजन हिंदी करके। तो यहाँ पर जो अब हम बात करते हैं जो हिंदी है बेसिकली, इसका कहाँ से नाम आया, तो आप ध्यान रख सकते हो पर्शियन वर्ड हिंद से इसका नाम देखने को मिला। मॉडर्न देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो आई थी 11वीं सेंचुरी के आसपास। उसके बाद आज के टाइम पर हिंदी भारत के अंदर, भारत के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर और ही बोली जाती है, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूएसए, यूके, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सुरीनेम, त्रिनिदाद और मॉरिशस, साउथ अफ्रीका। तो इन सारी कंट्रीज़ के अंदर भी यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो आप लोग इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। प्लस गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाती है हिंदी को प्रमोट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपने पास नोट डाउन करके स्टोर करके रख सकते हो, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लस मेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर देखो ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसको मैं कल या परसों डिस्कस करने वाला हूँ। इस आर्टिकल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली सीखेंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आर्टिकल है, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पर कि हम लोग इसको थोड़ा मतलब अनप्रोडक्टिव वे में कवर करें, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको टाइम देने के लिए अभी के लिए इसको स्किप किया है। ठीक है, ये मुझे याद रहेगा, तो डोंट वरी, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, पीछे आप लोगों को ये एयरक्राफ्ट दिख रहा होगा। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट क्या दिया गया, ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है ये मॉरिशस को दिया गया है अभी हमारी नेवी के द्वारा, और ये लीज पर दिया गया है, रेंट पर दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग मॉरिशस को मैप में देख लेते हैं, मॉरिशस कहाँ पर है मैप में, उसके बाद हम लोग आगे चीज़ों को क्लियर करेंगे। मैप को भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर इंडिया का मैप है।
इंडिया के कंपैरिजन में आप देख पाओगे मॉरिशस नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगा। इधर अफ्रीकन नेशंस हो गए, इधर सीचिल्स हो गया, ठीक है, इधर आपको चागोज आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, इधर यहाँ पर मॉरिशस देखने को मिल जाएगा इंडियन ओशन में ही। मॉरिशस के साथ में यहाँ पर ये मेडागास्कर है, ये भी आप लोग एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है ये हमने अभी यूके का मैप था, यूके क्यों था न्यूज़ में अभी आपको मालूम होगा। इंडिया और यूके मिलकर 1 नवंबर से अपना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो लागू करने वाले हैं। एक तरीके से जो व्यापार है वो 1 नवंबर से चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये यूके का मैप भी आप देख सकते हो। यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपको ये 4 किंगडम देखने को मिलते हैं। एक स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और नदर्न आयरलैंड है। तो चारों को मिलाकर ये यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो इसके बारे में भी एक छोटा सा आइडिया ज़रूर रखना, क्योंकि यूके के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता है, यूके ब्रिटेन क्या है। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने इसका मैप भी लगा दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेवी ने हैंड ओवर कर दिया है एक पैसेंजर वेरिएंट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, और ये लीज पर दिया, एक तरीके से आप कह सकते हो रेंट पर दिया है मॉरिशस को, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी के द्वारा दिया गया, इससे हमारे डिफेंस रिलेशंस इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। प्लस अगर हम बात करें इंडिया मॉरिशस का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। मॉरिशस को कहीं हद तक मिनी इंडिया भी बोला जाता है। बहुत सारे इंडियंस आपको मॉरिशस के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। यहाँ पर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है जो जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फ्राइडे में यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, और हो सकता है अब की बार जो पेट्रोल और डीजल है उसको जीएसटी परव्यू के अंडर में लाया जाए, ठीक है, अंडर जीएसटी लाया जाए, ऐसा यहाँ पे फोकस रखा जा रहा है। सितंबर 17 की बात है, आप कह सकते हो जो सितंबर 17 आने वाला, यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है, और इसमें आप कह सकते हो कि देखेंगे आने वाले टाइम पर कैसे हो सकेगा कि पेट्रोल या फिर डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अभी यहाँ पर कुछ भी आर्टिकल के अंदर हम लोग प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ये मीटिंग नहीं होगी, जब तक हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी, तभी हम लोग जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें कवर कर सकते हैं। बट अभी क्या है, देखो ये जो काउंसिल है, ये जीएसटी काउंसिल, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीएसटी काउंसिल की जिसके अंदर मीटिंग होती है, जहाँ पर ये सब कुछ डिस्कशन होता है, वो होती क्या है, तो ये टॉपिक आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएस पेपर 3 के अंदर आएगा। और जीएसटी काउंसिल क्या है, तो आर्टिकल 279A, तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के अंदर आप आर्टिकल 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जो जीएसटी काउंसिल है उसको बनाया गया है, फॉर्म किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, और आप कह सकते हो इसको प्रेसिडेंट ही एक तरीके से फॉर्म करेंगे और साथ ही साथ इसको एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद जो इसके चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, जैसे आज के टाइम पर हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वो जीएसटी काउंसिल की जो वो चेयरमैन के तौर पर नजर आएंगी, ठीक है। प्लस इसके साथ और बहुत सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है, यहाँ पर मीटिंग चलती है, मीटिंग करने के बाद बहुत सारे वोटिंग वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो काउंसिल है, यहाँ पर क्या होता है, जो स्टेट्स हो गया, सेंटर हो गया, सभी लोग यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और सेंटर के पास 1/3 वोटिंग पावर होती है और स्टेट्स के पास 2/3 वोटिंग पावर होती है। अगर आप लोगों को कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन में यहाँ पर 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, तब जाकर कोई डिसीजन पास होता है इसके अंदर। तो एक छोटा सा आइडिया है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया है जो बैंक्स का ग्रॉस एनपीए है, ठीक है, एनपीए यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो एक तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा। लगभग बोला गया 10 लाख करोड़ से यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा मार्च 2022 के अंदर। तो 2022 में जो ये एनपीए है ये ज़्यादा होता हुआ नजर आ सकता है हम लोग को, एनपीए क्राइसिस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। नाउ जो ये एनपीए है, आई होप आप सभी लोगों को मालूम होगा, ये भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि मान लो किसी बंदे ने यहाँ पर बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लिया कि हम लोग इंडस्ट्री लगाएंगे, ठीक है। अब इंडस्ट्री लगाई, इन्होंने पैसा लिया, 100 करोड़ रुपए लोन लिया, इंडस्ट्री लगाई और इंडस्ट्री वो डूब गई, 100 करोड़ रुपए डूब गए। अब क्या है, यहाँ पर इस बंदे के पास पैसा देने के लिए नहीं है बैंक को, अब बैंक कहाँ से पैसा ये वसूलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक का पैसा है वो वापस नहीं आ पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एनपीए क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ जाता है। तो ये आप लोग एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इंडिया और सिंगापुर दोनों मिलकर लिंक कर रहे हैं फास्ट पेमेंट सिस्टम के अंदर। तो दोनों के रिलेशंस के अंदर आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, जहाँ पे भी आपने इंडिया सिंगापुर के रिलेशंस बनाए होंगे या फिर इंडिया मॉरिशस के रिलेशंस आपने बनाए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है जहाँ पे भी नोट्स बना रहे होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, आप लोगों ने सारी कंट्रीज़ के साथ अपने नोट्स तैयार करे होंगे। तो इंडिया सिंगापुर के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, वो यह है, ये दोनों मिलकर लिंक करेंगे फास्ट पेमेंट सिस्टम को। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, यानी कि एक भारत की एक तरीके से बॉडी हो गई और एक सिंगापुर की बॉडी हो गई, इन्होंने ट्यूसडे में प्रोजेक्ट अनाउंस किया कि अपने जो ये फास्ट पेमेंट सिस्टम है उसको लिंक करेंगे। भारत के अंदर फास्ट पेमेंट सिस्टम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसको हम लोग यूपीआई बोलते हैं, और सिंगापुर के अंदर कौन सा है, वो है पे नाउ। तो दोनों मिलकर यहाँ पर एक तरीके से
आप कह सकते हो कि लिंक हो जाएंगे और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र वगैरह किया जा सकता है। तो फास्टली यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र वगैरह देखने को मिलेगा। तो यूपीआई और पे नाउ जो ये लिंकेज है, इसकी वजह से जो यूज़र्स हैं दोनों जगह पर वो एक तरीके से फास्ट पेमेंट सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर जो फंड वगैरह है लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। पे नाउ जो है फास्ट पेमेंट सिस्टम है सिंगापुर का, और यहाँ पर जो यूपीआई है वो फास्ट पेमेंट सिस्टम है भारत का, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये दोनों लिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया सिंगापुर के अंदर जो जहाँ पे भी आपने रिलेशंस बनाए होंगे वहाँ पर एक पॉइंट ये ऐड कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 12 पर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। बस इकलौता आर्टिकल आपको ये वाला इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर बोला गया जो अफगान एम्बेसडर हैं, ठीक है। आप कहोगे अफगान एम्बेसडर, अफगान के एम्बेसडर कौन हो गए यूएन के अंदर, ठीक है। तो आपको याद होगा अफगानिस्तान के अंदर अभी तो तालिबान की सरकार देखने को मिल रही है ना। तालिबान से पहले भी यहाँ पर गवर्नमेंट हुआ करती थी। आपको याद होगा तालिबान से पहले यहाँ पर अशरफ गनी की सरकार हुआ करती थी। तो उस समय के यहाँ पर ये अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं। कौन है अफगानिस्तान का एम्बेसडर टू द यूएन? नाम है नासिर अहमद अंदिशा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि देखो आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा तालिबान को लेकर, क्योंकि तालिबान कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत कुछ एब्यूज़ करता हुआ नजर आएगा। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये अफगान एम्बेसडर हैं, इनको अपॉइंट किया गया था काबुल सरकार के द्वारा, जो कि अभी पिछले महीने काबुल सरकार डूब चुकी है, उनके द्वारा यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पर ये अपना मुद्दा रख रहे हैं। ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके सामने जाकर यहाँ पर ये कुछ बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि देखो एक नेशनल स्क्रूटिनी की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर तालिबान के थ्रू बहुत सारा वायलेशंस वगैरह देखने को मिलेगा। 15 अगस्त को यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा करा तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर कंसर्न वाली बात यह है कि जो वेमेन के राइट्स हो गए, गर्ल्स के राइट्स हो गए, इनको यहाँ पर ये पूरे हक नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इनको हक ये सारे नहीं मिलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वोलेशन होगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर यूएन को एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उसको बारे में एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर आ गया है। नाउ अब बात करेंगे, हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के 4-5 आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो यहाँ पर इंडिया और यूएस के एग्रीमेंट को लेकर चर्चा हो रही है, अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी, उसको डिस्कस करेंगे। प्लस अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है, तालिबान आज के टाइम पर किस प्रकार से यहाँ पर अपना रूप दिखा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन को लेकर बात करी गई है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ था, अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पर एक तरीके से बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर क्या नेसेसिटी है, क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, क्या हो गया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी हाल ही में हम लोगों ने 2+2 डायलॉग देखा, ठीक है। जो 2+2 डायलॉग हुआ है इसमें यहाँ पर एक तरीके से पार्टनरशिप दोनों की काफ़ी तक ग्रो होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर ऑथर ने पूरा का पूरा यहाँ पर ये एक तरीके से मीटिंग के बारे में व्यूज़ शेयर कराएं। तो मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ मैं आप लोग को बताता हूँ नोट्स की फॉर्म में, जो कि आप लोग डायरेक्टली अपने नोट्स में कैप्चर कर सकते हो। तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आपको सिलेबस के अंदर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, बायलैटरल ग्रुपिंग्स, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो हाल ही में जो फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इनकी मीटिंग हुई है। सबसे पहले आपको समझना होगा ये 2+2 मीटिंग थी। तो 2+2 मीटिंग में क्या होता है, यहाँ पे कोई कंट्री जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो गए, तो यहाँ पर 2 मिनिस्टर इंडिया के होंगे और 2 मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के होंगे। 2 मिनिस्टर कौन कौन से होंगे इंडिया के, तो वो होंगे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो होंगे, साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर होंगे, और इधर की साइड से वो भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होंगे और डिफेंस मिनिस्टर होंगे। तो इनके बीच में यह मीटिंग होती है, तो इसको हम लोग 2+2 मीटिंग बोलते हैं। इसी टाइप की मीटिंग यहाँ पर होल्ड करी है। प्लस यहाँ पर इंडिया जो है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ इसी टाइप की मीटिंग होल्ड करता है। अगर हम बात करें अब इस मीटिंग के अंदर फोकस क्या रखा गया, इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर फोकस रखा गया। जो ये इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको एक तरीके से ओपन और फ्री बनाया जाएगा, इसके ऊपर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। उसके बाद यहाँ पर और चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, जैसे कि यहाँ पर दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं, ट्रेड यानी व्यापार को इंक्रीज़ किया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर इन्होंने बोला जो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लिया गया था उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाने वाला है, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। जो ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव था ये एक तरीके से ट्रेड मिनिस्टर्स के द्वारा लाया गया था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर ये एक तरीके से बोला था कि हम लोग जो व्यापार है वो आपस में व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज़ के ऊपर दोनों की मीटिंग के अंदर फोकस किया गया, कीपिंग अप द मोमेंटम, यानी कि आपस की जो मीटिंग है ये रखने वाले हैं। ऐसा यहाँ पे बोला गया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इंटरेक्शंस है वो रेगुलर रहने वाला है, हर 2 साल में एक बार मीटिंग होगी ताकि इनका जो मोमेंटम है वो बना रहे।
उसके बाद यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अपने जो विजन डिस्कस किए अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि अब अभी क्या हुआ है, अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का टेक ओवर देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर डिस्कशन ये हुआ कि देखो अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म ना बढ़े। इंडिया जो है यहाँ पर एक तरीके से आपको मालूम होगा इंडिया के हाथ में अभी पिछले महीने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, तो इंडिया ने एक तरीके से एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसका नाम था रिजोल्यूशन 2593। इसके अंदर यहाँ पर इंडिया ने फोकस ये किया गया था कि अफगानिस्तान मेक श्योर करे कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म जो आतंकवाद है वो ना फैले, तो इसके ऊपर फोकस किया गया और ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को पूरी तरह से सपोर्ट भी किया है। उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर यहाँ पे काउंटर टेररिज्म की तरफ यहाँ पर हाथ बढ़ाया एक तरीके से कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर जो आतंकवाद है उससे लड़ेंगी। देखो टेररिज्म काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो उससे यहाँ पे लड़ेंगी दोनों कंट्रीज़, इसके ऊपर फोकस रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पे बोला जो दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप है, बायलैटरल मतलब दोनों के जो यहाँ पर अच्छे रिलेशनशिप हैं एक तरीके से उसको यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत करा जाएगा और ज़्यादा अच्छे किया जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर डिस्कस किया गया कि ट्रेड व्यापार जो होगा बायलैटरल ट्रेड उसके अंदर यहाँ पर इन दोनों के रिलेशंस ग्रो होंगे, प्लस वैक्सीन हो गया, डिफेंस प्रोडक्शन हो गया, कम्युनिटी लिंक, मैरीटाइम सेक्टर, क्लाइमेट कॉपरेशन, इन सभी चीज़ों के अंदर दोनों कंट्रीज़ मिलकर कॉपरेट करने वाली है। कोविड-19 के लेकर यहाँ पे चर्चा करी गई, कोविड-19 के अंदर ये कॉपरेट करेंगी। जो हाई क्वालिटी वैक्सीन है ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर अपने जो इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं उनको यहाँ पर ये डिलीवर करेंगी। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज़ का मिलकर फोकस है कि इन वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करी जाए और वैक्सीन को यहाँ पर बनाया जाए। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ का मिलकर फोकस ये रहा कि डिफेंस रिलेशनशिप को यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये सारी बातें हुई हैं अभी मीटिंग में, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ हेडिंग वाइज। ओके, तो डिफेंस रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बात की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इन्वाइट किया है फ्यूचर तालिस्मान साबरे एक्सरसाइज के अंदर, तो एक अभ्यास के अंदर यहाँ पर इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है। आने वाले टाइम पे वो हम लोग को पता चलेगा। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एग्जैक्टली रिलेशंस के बारे में, तो अगर हम इनके रिलेशंस के बारे में चर्चा करें तो ये दोनों ही कंट्री पार्ट हैं क्वाड ग्रुप का। और क्वाड ग्रुप बनाया गया था चाइना की वजह से, चाइना को टैकल करने के लिए, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा एक तरीके से एग्रेशन देखने को मिलता था इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। और आज के टाइम पर क्वाड ग्रुप का मेन फोकस यही है कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन को बिल्कुल फ्री और ओपन बनाया जा सके। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वाड की बात आएगी तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन को लिंक करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो डिफेंस रिलेशन है वो कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक नेवल अभ्यास होता है जिसका नाम है ऑसिंडेक्स। उसके बाद और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं। एक होता है एक्स ऑस्ट्रा हिंद, दूसरा होता है एक्स पिच ब्लैक करके यहाँ पर ये एक्सरसाइजेस देखने को मिलती हैं। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर एक तरीके से म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट भी साइन कर रखा है। प्लस बहुत सारी कॉपरेशन के अंदर दोनों कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, जैसे कि क्वाड के अंदर दोनों मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ के अंदर दोनों मेंबर हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर दोनों मेंबर हैं, आसियान रीजनल फोरम के अंदर दोनों मेंबर हैं। तो इसी प्रकार से और भी वेरियस बॉडी हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे मतलब साथ में मेंबर बनी पड़ी हैं। तो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल है जिसमें बात करी गई है बिहाइंड द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पर, जनवरी 10, 2020 ये बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपना एक डिसीजन दिया। इन्होंने बोला कि देखो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वाया द इंटरनेट ये एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि इंटरनेट की मदद से आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, ये एक फंडामेंटल राइट है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। होता क्या है, दुनिया भर के अंदर इंटरनेट शटडाउन देखने को मिलता है। देखो बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, इंटरनेट शटडाउन कर देती हैं जब भी कोई विवाद उठता है। जैसे भारत के अंदर यहाँ पर देखने को मिला, जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो इंटरनेट शटडाउन किया गया। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर इंटरनेट शटडाउन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया दुनिया भर में जो इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है उसमें से भारत सबसे टॉप पर है। तो वर्ल्ड इंटरनेट शटडाउन कैपिटल है भारत, तो भारत को इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये है कि देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना इंटरनेट से ये एक फंडामेंटल राइट है। और सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर बार बार इंटरनेट को ही यहाँ पर शटडाउन कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं लॉ के खिलाफ जा रहा है, ऐसी चीज़ें बोली गई। ऑथर ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, देखो इंटरनेट को शटडाउन करना कुछ केसेस के अंदर सही है, लेकिन यहाँ पर आप हर केस के अंदर इंटरनेट को शटडाउन कर देते हो तो वो कहीं से कहीं तक सही बात नहीं है। ऐसा यहाँ पर ऑथर का एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। ऑथर ने पूरे आर्टिकल के अंदर इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया है। ओके, तो कोड यहाँ पे फोकस ये करता है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेट को देखो इंटरनेट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, इंटरनेट को शटडाउन कर सकती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कुछ केसेस के अंदर। और वो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं पब्लिक इमरजेंसी को लेकर, पब्लिक सेफ्टी के लिए, या फिर कोई खतरा हमारी नेशन को कोई खतरा है, तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आप इंटरनेट को सस्पेंड कर सकते हो। अदरवाइज जो ऐसे केसेस हो रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे आपने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, या फिर अभी यहाँ पर देखने को मिला कि एक व्यक्ति की डेथ हुई थी कश्मीर के अंदर
अंदर, उसके बाद इंटरनेट शट डाउन किया गया। अभी फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिला हरियाणा के अंदर, वहाँ पर इंटरनेट को शट डाउन किया गया। तो ये सब क्या है कि यहाँ पर इंटरनेट शट डाउन करना नहीं बनता है, तो आपको कुछ केसेस के अंदर ध्यान देना पड़ेगा। इंटरनेट शट डाउन सभी जगह पर एक तरीके से यहाँ पर सही से एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है, और इसी चक्कर में यानी कि छोटे छोटे चीज़ों पर यहाँ पे इंटरनेट शट डाउन कर भारत की जो रैंक है वो एक तरीके से काफ़ी बुरी हो चुकी है, और भारत को कैपिटल बोला जाता है, इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन यहीं पर देखने को मिलता है। रिसेंटली कहाँ कहाँ पर हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक तरीके से मोबाइल डेटा को रिस्ट्रिक्ट किया गया। कश्मीर वैली के अंदर अभी कुछ दिन पहले की बात है, शटडाउन किया गया था, क्योंकि यहाँ पर एक सेपरेटिस्ट लीडर था सैयद अली शाह गिलानी, इसकी डेथ हुई। उसके बेसिस पर यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंटरनेट को शटडाउन किया गया। साथ ही साथ कुछ और रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए गए थे, जैसे कि आप कह सकते हो कि हरियाणा गवर्नमेंट के सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए फार्मर प्रोटेस्ट को देखते हुए। उसी प्रकार से यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन और भी एरियाज़ के अंदर हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो ये इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर है, इसने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हैं कि देखो लगभग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, 5 सेपरेट ओकेजन के अंदर यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला। बारामूला, पुलवामा, शोपियान, यहाँ पर इन सब के अंदर इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला। ये रिसेंट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में चर्चा हो रही है, जो कि हाल ही में ये इंटरनेट शटडाउन देखने को मिले हैं। तो ये जो केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कि एक ऑर्डर दिया था, किस केस के अंदर, अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि जो आपके पास पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट है, आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप कह सकते हो कि वोलेशन होता हुआ नजर आएगा। जो ये ऑर्डर है कहीं ना कहीं एक तरीके से वो वायलेट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से ऑर्डर यह है कि आप यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट है, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो इन्फॉर्मेशन उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट को ही शट डाउन कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। ऐसा यहाँ पे बोला गया, ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ट्रस्ट डेफिसिट होता है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इंटरनेट शट डाउन कर देती है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पर ये ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट के पास यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस ही नहीं है। काफ़ी सारी जगह पर यहाँ पे बोला जाता है कि उनको यहाँ पर इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। ऐसी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। प्लस जो ये इंटरनेट सस्पेंशन है, ठीक है, एक तरीके से ये दिक्कत देखने को मिली है, और एक तरीके से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ और बोलता है, यहाँ पर इंटरनेट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है ये नुकसान होता है, इसकी वजह से नुकसान इंडियन इकोनॉमी को भी होता है। और बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी लगभग सफ़र कर रही है, लगभग $2.8 बिलियन तक का यहाँ पर इकोनॉमी को नुकसान पहुँचा है, ये अलग अलग इंस्टेंसेस की वजह से, अलग अलग इंटरनेट सस्पेंशन की वजह से। इससे क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी अफेक्ट होते हैं। जो ये इंटरनेट है ये बहुत चीज़ों का सोर्स है, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड, इन सब चीज़ों के यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोर्स देखने को मिल जाएगा। इंटरनेट के थ्रू आज के टाइम पर सारी चीज़ें हो रही हैं। आप इंटरनेट को सस्पेंड कर रहे हो, और काफ़ी लंबे समय से इंटरनेट को सस्पेंड किया गया, लंबे समय तक किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो वहाँ पर आज के टाइम पर जहाँ इंटरनेट का पूरा सारा काम जो इंटरनेट से हो रहा है, इसकी वजह से आप कह सकते हो लोग काफ़ी हद तक डिपेंडेंट भी इंटरनेट के ऊपर नजर आएंगे। तो अगर इंटरनेट सस्पेंड हो जाता है तो इसको लेकर काफ़ी मतलब दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं बहुत सारे लोगों के अंदर। फिर उसके बाद वही चर्चा हुई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया, हरियाणा के सरकार के द्वारा किया गया, वो यहाँ पर बताया गया। देखो यहाँ पर एट द लास्ट यहाँ पे ऑथर का कंक्लूजन ये है कि आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, आप कर सकते हो, इंटरनेट को सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इंटरनेट को सस्पेंड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ केसेस के अंदर, जहाँ पब्लिक इमरजेंसी आ रही है या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए आप इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो ये ऐसे केसेस है जहाँ पर आपने इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट किया है, ऐसे केसेस में आप लोग का इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं बनता है। ये आप लोग ऑथर का व्यू देख सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर चर्चा हो रही है पॉजिटिव क्लाइमेट को लेकर। तो अभी हमने देखा इंडिया और यूएस के बीच में एक मीटिंग हुई, और वो मीटिंग क्या थी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेरियस टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर, वहाँ से आप लोग इसको लिंक कर सकते हो। तो जीएस पेपर 3 के अंदर आपका टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो। रिसेंटली हम लोगों ने देखा यूएस और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप ये लॉन्च किया गया, ठीक है। यहाँ पर इंडिया और यूएस मिलकर एक तरीके से फोकस ये कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया जा सके, पोल्यूशन ना हो, प्लस इनका जो 2030 तक टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये क्लीन एनर्जी को डेवलप कर सकें, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर सकें, ये इनका फोकस है। तो यूएस और इंडिया का जो ये एजेंडा है 2030 के पार्टनरशिप का, वो क्या है, देखो
देखो इनका एम यह है कि दोनों मिलकर कंट्रीज़ एक तरीके से इनका जो कोऑपरेशन है वो बना रहे, कोऑपरेशन इंक्रीज रहे। प्लस जो इन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में गोल सेट कर रखा था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था 2030 तक यहाँ पर उन्होंने गोल सेट कर रखा है कि हम लोग कार्बन एमिशन को कम से कम कर देंगे, जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ का मिलकर फोकस ये है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अपने टाइम पर एक तरीके से इसको यहाँ पे बोला गया मीट करा जाए, यानी जो गोल जहाँ पे सेट किया गया है उस गोल को पूरी उसी समय पर ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ आप कह सकते हो बहुत सारे यहाँ पर पार्टनरशिप इंडिया और यूएस के बीच में देखने को मिलती हैं। एक होती है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है, ये इसको नया किया गया। उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर कॉपरेट कर रही हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कॉपरेट करती हुई नजर आएंगी, जैसे कि पावर, एनर्जी एफिशिएंस, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एमर्जिंग फ्यूल्स, इनके ऊपर फोकस करेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर यूएस इंडिया को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा कि जो इंडिया का गोल है 450 गीगावाट तक की एनर्जी को जनरेट करना 2030 तक, तो यहाँ पर इंडिया ये काम कर सके उसके लिए यूएसए हम लोग को सपोर्ट भी करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो मीटिंग हुई इसके अंदर इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन को रिव्यू किया गया। देखो ये जो कॉपरेशन इसको साइन किया गया था 2008 में, इसको यहाँ पे बोला गया कि देखो इंडिया को काफ़ी हद तक छूट दी जाएगी, प्लस यहाँ पर इंडिया को यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के अंदर सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गैस टास्क फोर्स को लेकर चर्चा हुई थी। यहाँ पे बोला गया इंडिया और यूएस जो लो एमिशन गैस टास्क फोर्स है ये होने वाला है, ये फोकस करेंगे दोनों कंट्रीज़ मिलकर गैस पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी बैरियर्स के ऊपर। मतलब फुल फोकस यही है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम से कम हो, पोल्यूशन कम से कम हो, क्लीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। अमेरिका हम लोग की हेल्प करने वाला है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एक तरीके से गोल है, ये गोल है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको जनरेट कर सके। तो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए प्लस हमारे पास जो पावर कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी यहाँ पर यूएस हमें सपोर्ट करने वाला है, ये सब फोकस किया गया। उसके बाद हमने ये देखा अभी हाल ही में इंडिया और यूएस काफ़ी हद तक चर्चा में देखने को मिले, क्योंकि अभी मालाबार एक्सरसाइज हुई थी, तो मालाबार अभ्यास के अंदर इंडिया और यूएस का बहुत बड़ा रोल था। इंडिया यूएस दोनों ही यहाँ पर मेंबर हैं मालाबार के, अभी 25वां एडिशन देखने को मिला था। उसके बाद भारत और यूएस के बीच में हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ था किस चीज़ को लेकर, एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल को लेकर, यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं इसको यहाँ पर एयर लॉन्च क्यों बोला गया, क्योंकि वो जो ड्रोन्स है उनको एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था अभी भारत और यूएस के बीच में। उसके बाद भारत और यूएस के बीच में यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर इश्यूज उठे थे, इस वजह से ये दोनों कंट्रीज चर्चा में थी। इन्होंने दोनों के बीच में यहाँ पर यूएस ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जो यूएस है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ इंटरेस्ट नहीं, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत के साथ इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला था। इसकी वजह से इश्यूज़ खड़े हो चुके थे। उसके बाद चौथा यहाँ पर रीज़न ये हो चुका है, ये दोनों कंट्रीज़ न्यूज़ में आ चुकी हैं इस क्लाइमेट की वजह से। तो आप यहाँ पर ए पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अभी यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ का मेन फोकस है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम से कम करना। यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन एमिशन को कम करना, पेरिस एग्रीमेंट जो यहाँ पर सेट किया गया था अपने गोल पर मीट करना, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, वही चीज़ें मैंशन है जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करी हैं। ओके, उसके बाद एक और आर्टिकल यहाँ पर हम लोग इसको कवर कर लेते हैं ताकि हमारा जो यूनिक आर्टिकल है वो कवर हो जाए। बाकी अफगानिस्तान वगैरह के बारे में आपको भी मालूम है, ठीक है, तो अगर हम लोग उसको स्किप भी कर देंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आज के टाइम पर हम लोग फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखो फोकस करना क्यों ज़रूरी है, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी नेसेसिटी क्यों है, सबसे पहले हम लोग इसको कवर करेंगे। मैं आर्टिकल के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इंडिया के अंदर उसकी ज़रूरत क्या है और चैलेंजेस क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर जो नेसेसिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, सबसे पहले यह है पोल्यूशन को कंट्रोल करना। भारत जो है पोल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो टॉप 3 के अंदर आता है, सबसे बड़ा एमिटर आता है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हम लोग यहाँ पर फैला रहे हैं। तो यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, तो इससे काफ़ी हद तक पोल्यूशन कंट्रोल होगा। प्लस उसके बाद क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज के अंदर आप कह सकते हो कि यहाँ पर बुरी हालत हो चुकी है, इंडिया की रैंक काफ़ी बुरी है, काफ़ी बदतर रैंक है क्लाइमेट चेंज के अंदर। यानी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, गर्मी बढ़ रही है, इसके अंदर भारत का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को कम से कम करना ये फोकस रखा गया, और हम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करके। उसके बाद जो एक एनर्जी ऑप्शन को लेकर चलना, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसी चीज़ हो जाएगी
जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। आज के टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल से, जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, इसके लिए हम लोग को दूसरी कंट्री से ऑयल मंगाना पड़ता है। जो इंडिया है वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इससे क्या होगा, जो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम होगी। प्लस यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग। देखो भारत के अंदर जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाएंगे उसमें बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। अब बैटरीज़ क्या होती हैं, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं, बहुत कम ही होती हैं, और बैटरी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती है जापान, चाइना, कोरिया, यूरोप के अंदर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोग को इन कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और ये एक बड़ा चैलेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। इससे हम लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि पोल्यूशन को टैकल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतना बड़ा भी चैलेंज नज़र आने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। देखो यहाँ पर क्या है, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो उसके लिए आपको जगह जगह पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, जिससे कि चार्जिंग खत्म होती है तो वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जा सके, फिर उसको चलाया जा सके। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जगह जगह पर बनाना पड़ेगा, तो एक तरीके से इसमें भी पैसा लगने वाला है, इसका डेवलपमेंट में भी यहाँ पर फोकस किया जाने वाला है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी देखने को मिलेगा, जो रिफ्यूलिंग स्टेशन होने वाले हैं। उसके बाद लिमिटेड ग्रिड कैपेसिटी, जो हमारी ग्रिड कैपेसिटी है, अगर हम बात करें नीति आयोग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है ना, यहाँ पर तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है यहाँ पर ज़रूरत है मिनिमम 10 गीगावाट तक की एनर्जी की ज़रूरत है 2022 तक, ठीक है, जिसको बढ़ाया जाना पड़ेगा आगे। जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चालू होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्रिड की कैपेसिटी को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर चर्चा हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो हम लोग इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम से कम होगा, कार्बन एमिशन बहुत कम होगा। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो जो ये एक लास्ट आर्टिकल था जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हो रही है। देखो अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो सब ही आपको मालूम है, ठीक है, उसी को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तालिबान का रिजीम आया, तालिबान की सरकार के बारे में देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तालिबान की सरकार के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ से यहाँ तक तालिबान के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ये, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता रखी हैं। कोई बात नहीं, मैं भी आप लोगों को फटाफट उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाती है, तो आप लोग देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। तो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया, तालिबान की जो नई सरकार आई है इसके अंदर आपको अलग अलग लीडर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो सबसे ऊंचे नेता है, सर्वोच्च नेता, वो है हिब्दुल्ला अखुंदजादा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे लीडर है तालिबान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। उसके बाद तालिबान के जो डिप्टी पीएम है वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। डिप्टी पीएम 2 जो है वो है अब्दुल सलीम हनाफी। फिर उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री हो गए, होम मिनिस्टर, वित्त मंत्री मुल्ला हिदायतुल्ला हो गए, रक्षा मंत्री हो गए मुल्ला मोहम्मद याकूब। तो ये सब यहाँ पर नाम बताए गए हैं, ऑथर के द्वारा बताया गया। ये जितने भी यहाँ पर आपको सारे के सारे तालिबान सरकारें देखने को मिलेगी, जिसमें भी यहाँ पर कैबिनेट के अंदर लोग हैं, ठीक है। आप कह सकते हो न्यू इंटीरियर गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। इसके अंदर बहुत सारे लोग हक्कानी नेटवर्क के हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग हैं जो कि टेररिस्ट हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जिनको एक तरीके से आतंकवादी का दर्जा मिला हुआ है बहुत पहले से ही, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अटैक करे हैं। इंडिया की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था हक्कानी नेटवर्क ने, ठीक है। वो सारे लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वो किस प्रकार से पता नहीं यहाँ पर ये सरकार चलाने वाले हैं। जो तालिबान की पॉलिटिक्स है ना, यहाँ पर इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा गुटबंदी देखने को मिलेगी। फैक्शनलिज्म मतलब गुटबंदी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया स्पोक्समैन कौन है और इंतरिम गवर्नमेंट में यहाँ पर कौन कौन आपको देखने को मिलेगा, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। यूनियन मिनिस्टर सॉरी यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर कौन कौन है, ये सब मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी गुटबंदी है ना, इनमें बहुत सारे आतंकवादी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सभी लोगों के नाम बताएगा, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो। और ये सभी नाम मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए। कुछ नाम खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, ये कौन है, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पूछे जाने वाला नहीं है, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर बस खाली यही बताया गया कि जो ये आतंकवादी लोग को एक तरीके से यहाँ पर कैबिनेट बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं खतरा नजर आएंगे सभी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपको पाकिस्तान का रोल भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का हक्कानी नेटवर्क वाले लोग भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और जिन्होंने यहाँ पर इंडिया के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद आप लोग कह सकते हो कि अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर देखो बात ये हो रही थी कि ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो विमेंस वगैरह हैं इनको पूरे अपने जो है राइट्स वगैरह नहीं दिए गए हैं।
ऐसा बताया गया। वुमेन्स को अभी यहाँ पर अलाउ वगैरह नहीं किया जा रहा है पढ़ने वगैरह के लिए। ये चीज़ें यहाँ पर देखने कल भी हमने डिस्कशन किया था कि जो है तालिबान पूरी तरह से पलट चुका है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि देखो आज के टाइम पर हो क्या रहा है, इनके पास कोई ऐसा पैसा वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान आज के टाइम पर काफ़ी बुरी हालत फेस कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो फूड है, मेडिसिन है, कुछ और एसेंशियल्स हो गए, ये सब यहाँ पर इनके जो दाम है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास फंड वगैरह इतना है नहीं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर सरकार चलाई जा रही है इन लोगों के थ्रू, और इससे यहाँ पर आम नागरिक जो है काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तालिबान की सरकार के अंदर जो भी ये लोग हैं इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर, बहुत सारे जो नेटवर्क के, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो तालिबान के सरकार के अंदर देखने को मिलेंगे। तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा कनेक्शन है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तालिबान, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं भारत के लिए आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा खतरा हो चुके हैं। एक तरीके से हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो चुके हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने, आपको मालूम होगा, भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था। उस रेजोल्यूशन का नाम था 2593। यहाँ पर भारत ने पूरी तरह से फोकस ये रखा कि जो ये अफगानिस्तान है वो क्या करे, वो यहाँ पर अपने कंट्री के अंदर से टेररिज्म को ख़त्म करे। एक तरीके से टेररिज्म को बिल्कुल भी अपनी कंट्री के अंदर उगने ना दे। इस चीज़ को लेकर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें लगता नहीं है कि आने वाले टाइम पर ग्रो होती हुई नजर आएगी। प्लस यहाँ पर बोला कि ये जा रहा है इंडिया का, यहाँ पर यही है कि देखो अपने जो भी लोग हैं वहाँ पे अफगानिस्तान से आके पढ़ना चाहते हैं तो वो आके पढ़ें या सब करें। तो इंडिया का रिस्पॉन्स यही है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया। बाकी इंडिया का यही रिस्पॉन्स है कि एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर से टेररिज्म को ख़त्म कर दिया जाए। नाउ गाइस, इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप सभी लोगों को सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।